नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कर्नाटक हिजाब विवाद जारी, पुडुचेरी तक पहुंची इसकी आंच। हिजाब पर राजनीति गरमाई, लालू बोले देश गृह युद्ध की ओर जा रहा है। यूपी में कर्ज में डूबे कारोबारी और पत्नी ने खाया जहर, पीएम को कोसा। संजय राउत ने कहा ठाकरे सरकार गिराने में मदद नहीं की तो ईडी पीछे लगा दी। और यूपी में कांग्रेस ने भी किया जारी घोषणा पत्र, कल पहले चरण की वोटिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और ये खबर जुड़ी हुई है हिजाब विवाद से। जी हाँ, जो 1.5 महीने पहले उडुपी में, जो कर्नाटका का उडुपी जिला है, वहां पर जो हिजाब के ऊपर बवाल शुरू हुआ था कि कुछ छात्रों को हिजाब वो पहन के क्लासरूम में गए थे और उनको हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद एक ड्रेस कोड निकाला गया, उसके बाद छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ और फिर कुछ 6 छात्राओं ने कर्नाटका हाईकोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि ये हिजाब उनकी धार्मिक संस्कृति का हिस्सा है और इसको लेकर उन्हें अलाउ करना चाहिए कि वो क्लासरूम में हिजाब पहनकर बैठ सकें। इसके बाद बवाल तब शुरू होता है जब भगवा शॉल्स लेकर कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं और वो भी एक तरीके से रीअसर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको लेकर लाठीचार्ज, पथराव सब कुछ हो चुका है और जो कानून व्यवस्था ऐसा लग रहा है कर्नाटका में वो उथल पुथल हो गया है। आज कर्नाटका हाईकोर्ट में दूसरे दिन इसको लेकर हियरिंग हुई थी और जस्टिस दीक्षित का ये कहना था कि ये ऐसा मैटर है जो कि लार्जर बेंच को देना चाहिए, यानी कि एक बड़ी बेंच को देना चाहिए। और स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस पर भी रोक लगाई है। अब कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये लार्जर बेंच को देने की क्या जरूरत थी। ये फंडामेंटल राइट्स का मामला था और ये वही का वही हाईकोर्ट अगर चाहता तो रिजॉल्व कर देता, लेकिन अब ये मामला लार्जर बेंच में चला गया है। तो अब देखना ये होगा कि कब वो बेंच बनेगी, क्या संज्ञान लेती है। लेकिन फिलहाल ये जो हिजाब विवाद की जो आंच है वो एमपी और मध्य प्रदेश और पुदुचेरी जैसे शहरों में भी वहां पर पहुंच गई है। ये दोनों वो राज्य हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं। जो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, उन्होंने कहा है कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं बन सकता है और परंपराएं घर में मानी चाहिए, स्कूल के क्लासरूम में नहीं। और उधर जो पुदुचेरी में एक लड़की हिजाब पहनकर गई थी तो उसे भी मना कर दिया गया। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोगों ने विरोध प्रदर्शन इस पर किया और कांग्रेस के जो नेता हैं एमपी के, वो इस पर तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छा खासा विवाद शुरू हो गया है कि शिक्षा का स्तर बजाय सुधारने के यहाँ पर सांप्रदायिक विभाजन करने की कोशिश की जा रही है। आज सवाल ये उठता है कि हिजाब के ऊपर बवाल क्यों है। अगर महिलाएं घूंघट पहन सकती हैं, पल्लू ओढ़ सकती हैं, तो आखिर हिजाब से क्यों नफरत है। क्या यहाँ पर मुसलमान समुदाय को फिर से टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है और ये क्या एक और ऐसा इंसिडेंट है जहां पर मुसलमानों के प्रति नफरत किस तरीके से भरने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ प्रोवोक किया जा रहा है, क्या ये वो उसका उदाहरण है। तमाम लोग इसके बारे में लिख रहे हैं और ये बहुत ही अनरिक्वायर्ड सी कंट्रोवर्सी है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए जो लिबरल्स थे वो अभी बुर्का पहनने पर एतराज कर रहे थे और आज वही लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हिजाब को। तो सवाल ये उठता है कि ये राइट टू चॉइस का मामला है। किसी भी महिला को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने मन से क्या पहने, क्या खाए, क्या ओढ़े, लेकिन इसको लेकर क्या आप ज्ञापन लेकर जाएंगे सरकार के पास, क्या आप रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये सारी बातें इस समय काफी इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और चुनाव सिर पर है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उसको करने की कोशिश की जा रही है। भगवा वस्त्र बनाम हिजाब, यानी कि हिजाब को टारगेट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि देखिए सैफरन शॉल्स पहन के अगर आप हिजाब पहनेंगे तो फिर हम सैफरन शॉल्स पहन के निकलेंगे। इस पर क्या कहेंगे, इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। पर भी विवाद, जो हिजाब पर विवाद है उससे जुड़ी हुई है। राजनीति इसको लेकर काफी गरमा गई है। कल आपने देखा था कि तमाम जो राजनीतिक दल थे उन्होंने विरोध संसद के अंदर प्रकट किया था और आज जो आरजेडी के प्रमुख है लालू यादव, उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि देश ऐसा लग रहा है कि गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में तो बीजेपी की करारी हार होगी और 70 सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि नया अंग्रेज भाजपा के रूप में आया है। और उन्होंने कहा है कि जो देश के हालात हैं वो एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो विपक्षी पार्टीज आज इसको लेकर बढ़ चढ़कर बोल रही हैं। उन्होंने विरोध भी जताया है क्योंकि राइट टू चॉइस का मामला है, लेकिन
इसको लेकर राजनीति के अलावा और क्या हो सकता है, समाज को ध्रुवीकरण से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि ये वही राजनीतिक दल हैं जो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसे ध्रुवीकरण से लाभ मिलता है। और आज वो पार्टीज आज जो विरोध कर रही हैं या जो आज समर्थन कर रही हैं इसका, वो भी अपने अंतःकरण में झांक कर देखें कि क्या उन्होंने पहले इसके इस तरीके के ध्रुवीकरण के जो सामग्री है वो बटोरने की कोशिश नहीं की या एकजुट करने की कोशिश नहीं किया है। तो सवाल ये है कि आज इस पर राजनीति से क्या मिलेगा, चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे फिर सत्तारूढ़ दल हो, लेकिन महिलाओं को क्यों टारगेट किया जाता है बाद में। और जो उससे भी बड़ी बात है कि मुसलमान समुदाय को ही क्यों टारगेट किया जाता है। आज अगर घूंघट पे कोई किसी को आपत्ति नहीं है, टर्बन्स पर आपत्ति नहीं है, पल्लू पर आपत्ति नहीं है, तो सिर ढकने को लेकर हिजाब भी एक वही चीज है। लेकिन क्योंकि हिजाब मुस्लिम पहनावा है, मुस्लिम आइडेंटिटी का एक प्रतीक है, इसलिए शायद उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल एक अच्छा खासा एक सियासी बवाल इस पर हो गया है। लेकिन क्या इसका असर यूपी के चुनाव में पड़ेगा, क्या जो आने वाले राज्य हैं, जितनी जगह भी जितने भी राज्यों में चुनाव है, क्या उन पर ये असर डालेगा, ये देखना होगा। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी यूपी के बागपत से जुड़ी हुई है और बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज सामने आई है। कल की बात है कि बागपत में एक जूता व्यापारी था जिसका नाम था राजीव तोमर। उसकी उम्र 40 साल की बताई जा रही है। बहुत कर्ज में डूबा हुआ था। उसने ये भी कहा कि जीएसटी की वजह से उसका व्यापार बहुत प्रभावित हो गया था और इतना वो कर्ज में डूबा हुआ था कि उसके पर बहुत प्रेशर था कि वो कैसे उस कर्ज का भुगतान करेगा। तो उसने फेसबुक लाइव एक किया और उस लाइव में आप सोच सकते हैं कि कितना रूह कांपने वाला वो इंसिडेंट रहा होगा कि उस फेसबुक लाइव का जो वीडियो तुरंत वायरल हुआ उसमें देखा जा रहा है कि वो एक पाउच से कुछ चीजें वो खाने की कोशिश कर रहा है। उसकी जो पत्नी है पूनम, तो उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, वो नहीं सुनता है, फिर भी वो जहर खाने की कोशिश करता है। तो उसकी पत्नी जब देखती है कि उसके पति ने नहीं बात मानी तो वो खुद भी जहर खा लेती है। अब आपको बता दें कि जो पत्नी है उसकी मौत हो चुकी है और जो व्यापारी है राजीव तोमर वो अभी अस्पताल में और उसकी हालत भी बहुत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि क्या कहा है राजीव तोमर ने अपने उस वीडियो में। उसने अपने वीडियो में ये कहा है फेसबुक लाइव करके कि आर्थिक संकट का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट है, उसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और उसने कहा है कि मैं मर भी जाऊंगा फिर भी भुगतान करूंगा। और उसने मोदी जी को कोसा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते हुए उसने कहा है कि छोटे व्यापारियों और किसानों के हितैषी नहीं है मोदी जी और वो अपनी नीतियां बदले। और उन्होंने बाद में फिर से यही कहा कि जीएसटी की वजह से उसका व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो आज ये जो राजीव तोमर की घटना है ये ठीक एक दिन पहले आई है बागपत से, और बागपत वो इलाका है जहाँ की कल पहले चरण की वोटिंग भी होगी। बहुत ही रूह कांपने वाला ये एक हादसा सामने आया है और ऐसे में प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं मोदी जी की तमाम नीतियों पर, जो वो बड़े बड़े सुधार की बात करते हैं, आर्थिक सुधार की बात करते हैं। तो आज जो छोटा व्यापारी है या छोटा किसान है उसको मोदी जी की नीतियों से कोई फायदा नहीं हो रहा है और इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा। अब इस आत्महत्या की जो कोशिश है इससे क्या फर्क पड़ेगा बागपत और उसके आसपास के इलाकों में, छोटे और मझले व्यापारी किस तरीके से बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे, ये कल पता चलेगा जब वहां पर प्रथम चरण की वोटिंग होगी। लेकिन राजीव तोमर के आत्महत्या करने के प्रयास से ये खबर वहां पर काफी गर्मा गई है और इसको लेकर राजनीतिक बवाल भी मच गया है और तमाम विपक्षी दल के लोग इस चीज को लिख रहे हैं कि देखिए सरकार को वो ये हमेशा से यही कहते आए कि उनकी नीतियां गलत हैं और जो छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उनके हित में नहीं है। और ये चीज आज राजीव तोमर के इंसिडेंट से प्रूव हो जाती है। अब क्या मोदी जी इस वीडियो को झुटलाएंगे, क्या उनकी आईटी सेल इस वीडियो को झुटलाएगी या इस जो मोदी जी इस वीडियो की हकीकत को बदल देंगे, ये तमाम सोचने वाली बातें हैं। लेकिन अब इसका क्या असर होगा चुनाव में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर किसान आंदोलन काफी प्रबलता से चल रहा था और कई लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी के नेताओं को भगाने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें खदेड़ा जा रहा था, तो वहां पर बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। अब क्या कुछ होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये तो पता चलेगा 10 मार्च को। लेकिन ये बात तो साफ है कि जिस तरीके से ये राजीव तोमर जो व्यापारी है इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है और अपने कर्ज का वो भुगतान नहीं कर पाया, तो ऐसे कितने लोग होंगे, कितने व्यापारी, कितने किसान होंगे जो आज कर्ज में डूबे हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके ऊपर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ।
अगली खबर में अब बात करते हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के प्रवक्ता राज्यसभा सांसद संजय राउत की। संजय राउत ने एक पत्र लिखा है राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को, और उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे परिवार के खिलाफ ईडी इसलिए लगा दी गई है क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर नहीं करूंगा। उनके कहने का मतलब ये था कि क्योंकि मैंने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार को अस्थिर करने में उनकी मदद करने से मना कर दिया था, इस वजह से मेरे खिलाफ उन्होंने ईडी छोड़ दिया है। साथ में उन्होंने कहा कि ईडी इस समय केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है, और उन्होंने कहा कि ईडी जो उनका बॉस है, उन्होंने आकर उनके घर पर बोला कि ईडी उन्हें ठिकाने लगा देगी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ईडी के दफ्तर में क्या चल रहा है, इसे कौन संचालित कर रहा है, इसका सूत्रधार कौन है, उसके बारे में जल्द ही बताएंगे संजय राउत। तो इसको लेकर काफी सियासी बवाल हो गया है, और ये बात तो साफ है कि इसके पहले भी कई बार इस तरीके के आरोप लग चुके हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, और अस्थिर करने के लिए किस तरीके से जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, और इसी चिट्ठी से ये साबित होता है जो संजय राउत ने लिखी है। अब संजय राउत और उनकी पत्नी के खिलाफ छापेमारी की गई थी, और उसके खिलाफ ईडी से पूछताछ भी हुई, तो ये तमाम तरीके की बातें सामने आई थी। और अब एक लिखित पत्र में संजय राउत का ये कहना, इससे अब फिर से एक बार सियासी पारा महाराष्ट्र का चढ़ जाएगा, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी बनाम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की जो लड़ाई है वो और तेजी से जोर पकड़ेगी। और इसमें बीजेपी को क्या कहना है आप सोच सकते हैं। उनका एक घिसा पिटा रिकॉर्ड जो है वो प्ले आउट होएगा, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं वो इससे साफ झलकता है कि बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार है वो अपनी सियासत के लिए, राजनीति के लिए केंद्रीय जांच एजेंसीज जिनकी स्वायत्तता होनी चाहिए उसका इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब आखिरी खबर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस की। जी हां, आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया ठीक 24 घंटे पहले, जब वहां पर प्रथम चरण का चुनाव का मतदान होना शुरू होगा, और वादों की झड़ी लगा दी है। कल आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, और आज कांग्रेस ने भी नैले पे दहला किया है, और उन्होंने कहा है कि उनका घोषणा पत्र उन्नति विधान के नाम से जाना जाएगा, और कई सारी उसमें उन्होंने वादे किए हैं। 10 दिन में किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए, छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी थी तो 3 घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि 2500 में गेहूं और धान मिलेगा, 400 में गन्ना, बिजली बिल आधी कर दी जाएगी, 25,000 की मदद उन लोगों को मिलेगी जो कि कोरोना काल में प्रभावित थे, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है, और कहा है कि 12 लाख पद ऑलरेडी जो खाली हैं उन्हें सरकार भरेगी कांग्रेस की अगर सत्ता आती है, और इसके अलावा 8 लाख रोजगार वो पैदा करेंगे। नौकरी में महिलाओं को आरक्षण, 10 लाख का इलाज मुफ्त, और साथ में ये तीसरा घोषणा पत्र कांग्रेस का एक तरीके से है। तो वायदे अनेक किए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपकी सत्ता बनेगी या आप जब सत्ता में वापस आएंगे तभी ये चीजें मुमकिन होंगी। लेकिन कांग्रेस का क्या वाकई में कोई वजूद है इस समय यूपी में, इसको लेकर काफी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वहां पर एक दो तरफा लड़ाई दिख रही है समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी की। अब ऐसे में जो कांग्रेस है वो क्या करेगी, बीएसपी का क्या रोल होगा, ये सारी चीजें इस समय उन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन एक डायरेक्ट लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में दिख रही है। तो जब कांग्रेस का प्रेजेंस बहुत ही मिनिमल होगा तो ऐसे वादों का क्या फायदा। आप वादे कर रहे हैं एक रेटोरिक बनाने के लिए और बोलने के लिए, आपके पास बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि सारे नेता करते हैं, लेकिन आपके पास क्या कार्डर्स हैं कि लोगों को घर से निकालकर बूथ तक लेकर जाएं? क्या आपके पास वो क्लियर रोड मैप है कि आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की सत्ता यूपी में कब बनेगी, कैसे बनेगी, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत संशय है। तो ये एक तरीके से जुमलेबाजी है कांग्रेस की, जो कि अक्सर आरोप लगाती है कि देखिए बीजेपी जुमलेबाजी करती है। तो एक जो घोषणा पत्र है उसमें भी तमाम तरीके के लोक लुभावन वायदे किए गए हैं, लेकिन ये वायदे जनता को भी दिखते हैं कि जब कांग्रेस की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं तो फिर ऐसे वादों का क्या फायदा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।